नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दीपक हिंदी हैक्स चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और हिंदी वर्णमाला का थ्योरी पार्ट। ये टॉपिक आपके लिए बेहद खास है क्योंकि यही बार बार पूछा जाता है। यूपीएसआई, यूपीपी, सभी वनडे एग्जाम्स और टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी 4.0, लेखपाल, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर भी वर्णमाला पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है मेरे ऊपर भरोसा करके। और ख़ास बात यह है कि इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी ताकि आप आराम से पढ़ सके और रिपीट कर सके। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि अगली क्लास में हम करेंगे हिंदी वर्णमाला से चुने हुए 300 प्लस धमाकेदार एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम का गेम चेंजर साबित होगा। और आप देख पाएंगे कि इस वीडियो को पूरा पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको न आए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर लिखा है हिंदी, और दूसरा फिर से हिंदी, फिर तीसरा फिर से हिंदी। तो इन तीनों हिंदी में कौन सा हिंदी सही है? तो एक देखो, एक तो बिंदी है के पास है और एक बिंदी बीच में है और एक आधा न है। तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तो शुद्ध हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा शुद्ध, ठीक। और ये भी अशुद्ध है, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अशुद्ध है, ठीक। और ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध है। और तो चलिए दोस्तों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई हम लोग ये देखते हैं, ठीक। तो हिंदी शब्द फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। तो वहाँ के लोग स को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। और त या थ को त बोलते थे, यानी त को भी त को त बोलते ही थे, थ को भी त बोलते थे। द या ध को द बोलते थे, प या फ को प बोलते थे। तो इस प्रकार वहाँ की जो एक नदी हुआ करती थी, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी में स को अगर हम ह बोल देंगे और ध को द बोल देंगे तो सिंधु को वो लोग क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। तो इस प्रकार सिंधु से वो लोग हिंदू का प्रयोग होने लगा। उसके बाद पास के निवासी क्या कहलाए? वहाँ के हिंदू कहलाए। वहाँ के पास के निवासी हिंदू कहलाए और उनकी भाषा क्या कहलाई? हिंदवी कहलाई। और हिंदवी से क्या बना? हिंदवी से बना हिंदी। हिंदवी से क्या बना? हिंदवी से बन गया हिंदी। हिंदवी से हिंदी बन गया। और इस प्रकार जैसे हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, तो वहाँ पे सिंधु नदी था और प्लस सिंधु नदी के आसपास का जो स्थान था, तो स को ह बोल दिए और ध को द बोल दिए और थ को त बोल दिए। तो इस प्रकार क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाषा की परिभाषा देखते हैं हम लोग। तो भाषा की परिभाषा क्या है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। तो किस धातु से हुआ है? संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करना होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। और विचार अभिव्यक्ति का माध्यम क्या हो सकता है दोस्तों? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बोलकर, लिखकर, संकेत द्वारा, यही सब तो माध्यम हो सकते हैं ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर भाषा को। जैसे ये आदित्य नाम का लड़का है और एक पुच्ची नाम की लड़की है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसका जो बात करने का जो माध्यम है वो क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं। अब भाषा के रूप या स्वरूप या भेद, अभी पूछता है, एग्जाम में आता है, चाहे भाषा के रूप आ जाए, चाहे स्वरूप आ जाए, चाहे भेद आ जाए, तीनों में से कुछ भी दे सकता है, भाषा का रूप या स्वरूप या भेद। तो भाषा का रूप या स्वरूप या भेद कुछ भी पूछे तो मुख्य भेद क्या होते हैं? मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो याद रखना है। मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? एक मौखिक होता है, मौखिक को ही कथित बोलते हैं, यानी मौखिक या कथित भाषा। और मौखिक यानी बोलकर, ठीक। और लिखित भाषा, लिखित यानी लिख कर। और सांकेतिक भाषा भी होता है ना, संकेत द्वारा होता है। लेकिन अगर पूछेगा उसके भेद कितने हैं तो हमको दो ही बताना है, लेकिन सांकेतिक भाषा भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ध्वनि होता है या फिर वर्ण होता है। यानी ध्वनि होगा या वर्ण। वर्ण क्या है? लिखित इकाई है। और ध्वनि क्या है? मौखिक इकाई है। जो हम लोग बोलते हैं मुख से वो ध्वनि होता है, और उसी को जब लिख देते हैं तो लिखित हो जाता है। तो इस प्रकार पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो हमें बताना है ध्वनि या वर्ण, जो ऑप्शन में दिख जाए। या ध्वनि दिख जाए तो ध्वनि, वर्ण दिख जाए तो वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सार्थक इकाई बोल रहा है। यहाँ पे सार्थक, अगर सार्थक आ जाएगा, जैसे ही सार्थक आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो
यदि पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि या वर्ण हो जाएगा, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछेगा तो शब्द हो जाएगा। और सभी भाषाओं की जननी क्या कहलाती है? सभी भाषाओं की जननी तो हमारी संस्कृत हो जाएगी ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाषा के कौशल, भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये हमको याद रखना, ये पूछता है। और ये भाषा के कौशल कभी कभी हम लोग को क्रम भी पूछ लेता है, तो हमको ये क्रम से याद रखना है। सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। और इसके लिए ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? शुभोपली। शुभोपली, सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। और ये क्रम हमको याद रखना है। क्रम याद रखने के लिए ट्रिक है शुभोपली। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मारिया मोंटेसरी के अनुसार कौशल का क्रम, मारिया मोंटेसरी के अनुसार कौशल का क्रम, तो लास्ट का 2 हमें बदल देना है। लास्ट का तीसरे की जगह चौथा कर देना है, चौथे की जगह तीसरा कर देना है। बस यही है। बस मारिया मोंटेसरी के अनुसार कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया भाषा परिवार। तो सबसे पहले देखिए, जो घर या परिवार में बोला जाता है, घर या परिवार में जो बोला जाता है, घर या परिवार में बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा। और घर या परिवार से थोड़ा सा जो बड़ा हो जाता है, क्षेत्र यानी गांव, अपने गांव में जो बोला जाता है उसको बोली कहते हैं। और उसके बाद अपने जो जिला में बोला जाता है उसको उपभाषा कहते हैं। जो राज्य में बोला जाता है उसको राजभाषा कहते हैं। और जो राष्ट्र में बोला जाता है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? घर परिवार में माता पिता होते हैं, तो माता पिता से माँ होती है, तो माँ से मातृभाषा हो जाएगा। और गाँव में देखते हो कि लोग बोली बोलते हैं ना, गाँव में कुछ लोग होते हैं, महिलाएं होती है जो बोली बोलती हैं, तो इस प्रकार गाँव में जो बोला जाएगा बोली हो जाएगा। और जिला का उपभाषा हम लोग याद कर लेंगे, और राज्य का राजभाषा हो जाएगा, और राष्ट्र का राष्ट्रभाषा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इन लोग का हम परिभाषा भी देख लेते हैं, डिफिनीशन भी देख लेते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो मातृभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ या परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक। अब बोली क्या हो जाएगा? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, अर्थात वह भाषा जो अल्प विकसित हो, यानी जो भाषा का जो मातृभाषा है उसका जो क्षेत्रीय रूप हो जाएगा, यानी भाषा का जो क्षेत्रीय रूप हो जाएगा वो बोली कहलाएगा। और बोली अल्प विकसित होता है। ठीक। बोली अल्प विकसित हो जाएगा। उसके बाद उपभाषा देख लेते हैं हम लोग। उपभाषा देखेंगे जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी जब बोली, जो हमने बोली देखा भी, भाषा का जो अल्प विकसित रूप होता है वो बोली होता है, और वही बोली का क्षेत्र जो है जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बोली का क्षेत्र जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। और एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों। और हिंदी उपभाषा में 5 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी उपभाषा को 5 वर्गों में बांटा गया है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। और ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम याद करवाते हैं ना, तुम्हारे दीपक सर हैं, ट्रिक तो बताएंगे ही जरूर। तो पश्चिमी हिंदी में क्या हो जाएगा? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी। और मगही में हो जाएगा, और मागधी में हो जाएगा मगही, भोजपुरी और अंगिका। तो चलिए दोस्तों याद करवाते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी हिंदी का देखते हैं। पश्चिमी हिंदी में है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। तो आप लोग को क्या करना है ना, ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे मेडिटेशन की अवस्था में से खड़े हो जाना है। ठीक है दोस्तों, हम सिर्फ याद कराने के नज़रिए से ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग अन्यथा में नहीं लेंगे। और जिसको भी ट्रिक अच्छा लगे वो उस ट्रिक से याद कर ले, जिसको वैसे ही याद हो जाए वो वैसे ही याद कर ले। तो देखिए ट्रिक को ध्यान से महसूस करना है। बस ऐसे आप लोग इमेजिन करिए कि हम ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे मेडिटेशन की अवस्था में खड़े हैं। ठीक, खड़े हैं, और क्या बोलते हैं, बूंद बूंद बारिश हो रही है, ऊपर से बूंद बूंद बारिश हो रही है, और वो जो बारिश की बूंदें हैं वो हमारी कानों से ऐसे होते हुए गुजर रही हैं। जो बारिश की बूंदें हैं वो हमारी कानों से होते हुए गुजर रही हैं, और हम हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हैं। ठीक है, और हाथ जोड़कर खड़े हैं यानी कि हरि का नाम ले रहे हैं। हाथ जोड़कर हरि का नाम ले रहे हैं, ऐसे मेडिटेशन की अवस्था में खड़े हैं, और बारिश की बूंदें गिर रही हैं, कान के बगल से जाती हुई गिर रही है। तभी कोई बाजा बजा देता है, और बाजा बजा देता है और हमारा मेडिटेशन खराब हो जाता है। ठीक, तो हाथ जोड़कर खड़े हैं तो खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हाथ जोड़कर खड़े हैं यानी हरि को याद कर रहे हैं तो हरियाणवी हो जाएगा, और बूंद बूंद बारिश गिर रही थी तो बुंदेली हो जाएगा। ठीक, और कान के बगल से गुजर रही थी, बूंद की बारिश ऐसे कान को ऐसे टच करते हुए जा रही थी तो कन्नौजी हो जाएगा। और किसी ने बाजा बजा दिया तो हमारा मेडिटेशन खराब हो गया, और बाजा से हो जाएगा ब्रजभाषा। तो इस प्रकार पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली, कन्नौजी आपको याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी को हम लोग बस ऐसे लय से बोलेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऐसे लय से बोलेंगे तो तीनों याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं राजस्थानी। और राजस्थानी यानी राजा,
राजा महाराजा, राजस्थानी में राजा आ रहा है ना, राजा महाराजा से हम रिलेट करेंगे, यानी जो राजा महाराजा होते हैं, या फिर ऐसे राजस्थान में तो जयपुर होता है, ये जयपुरी हो जाएगा, ठीक। और जो राजा महाराजा होते हैं ना, वो मेवा खाते हैं, वो राजा महाराजा है, उनके पास पैसा है, वो मेवा खाते हैं, मेवाती हो जाएगा। और मारवाड़ी और राजा महाराजा तो मारते भी है ना, प्रजा को परेशान भी करते हैं, कभी कभी मारते हैं, तो मारवाड़ी हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा। और जयपुर तो राजस्थान में है ही, और मालवी को हम लोग याद कर लेंगे अपने से, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी हिंदी को कैसे याद करेंगे? पहाड़ी हिंदी में हो जाएगा गढ़वाली कुमाऊनी, ठीक, गढ़वाली कुमाऊनी, यानी कि पहाड़ पर कमाने के लिए कौन गई थी? गढ़वाली गई थी, गढ़वाली पहाड़ पर कमाने के लिए गई थी, ठीक, वो पहाड़ पर गई थी कमाने के लिए दोस्तों। जो गढ़वाली थी वो कमाने के लिए कहाँ गई थी? पहाड़ पर गई थी। तो चलिए दोस्तों, पांचवा भी याद कर लेते हैं। पांचवा क्या है? मागधी। मागधी में आ जाएगा मगही, भोजपुरी और अंगिका। तो मगही, भोजपुरी और अंगिका, ये मगही हो जाएगा, भोजपुरी, अंगिका। तो चलिए दोस्तों, इसको आप अपने से याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो संपर्क भाषा, संपर्क भाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी संपर्क करने के लिए करते हैं, यानी भाषा की संपर्क भाषा हिंदी है, भाषा की संपर्क भाषा हिंदी है, और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो संपर्क भाषा होता है, वैसे तो हम लोग को पता है संपर्क भाषा अंग्रेजी होता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाषा की संपर्क भाषा क्या है। यदि भाषा की संपर्क भाषा पूछेगा तब आपको हिंदी लगाना है, और यदि विश्व की संपर्क भाषा पूछेगा तब अंग्रेजी लगाना है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो विश्व की संपर्क भाषा तो अंग्रेजी है ही, लेकिन अगर भाषा की संपर्क भाषा पूछेगा तो हिंदी हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा यानी वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है, देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, इसको तो याद ही करना है, ये पूरा इतना तो याद ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रति वर्ष इस दिन 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ये है कि संविधान मतलब कि किस अनुच्छेद में जो है हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया? तो 343 अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। और कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को किया गया। और 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती हो या जिसका प्रयोग उस देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता हो। यानी कि राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा तभी माना जाएगा जब संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती हो, या फिर उसका जो है प्रयोग जो है अधिकांश निवासी यानी अधिकांश निवासी करते हों, तभी वो राष्ट्रभाषा कहलाएगा, ठीक है। अन्यथा वो राष्ट्रभाषा नहीं कहलाएगा। यानी प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। और हिंदी आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है, क्योंकि ये संपूर्ण राज्य में नहीं बोली जाती है, इसलिए ये क्या बोलते हैं, हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है। और अपने भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। अपने भारत का राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है, हिंदी है तो वो भी राजभाषा है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोग दोस्तों 360 डिग्री पढ़ेंगे। अगर ये इस चैप्टर को हम पढ़ा देंगे ना दोस्तों, तो इससे बाहर गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, कोई भी एग्जाम दो आप, बस आप वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर बस। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानक भाषा किसे कहते हैं? शिक्षित और सभ्य समाज द्वारा अपनाया जाने वाला व्याकरण सम्मत आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। यानी कि शिक्षित और सभ्य समाज द्वारा अपनाया जाने वाला व्याकरण सम्मत आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। यानी जो शिक्षित और सभ्य समाज जिसको अपनाता है, और वो भी व्याकरण के सम्मत यानी कि व्याकरण सम्मत होना चाहिए, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? मानक भाषा कहलाएगा। तो मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं कितने हैं ये देख लेते हैं। ये हम लोग का कभी कभी जीके के तौर में भी पूछ लिया जाता है और हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों जगह काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है, ठीक है दोस्तों। 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। और शुरुआत में भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया। यानी शुरुआत में भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थे। और भाषाओं से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुसूची हैं, भाग हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सा है? 8वीं अनुसूची पूछता है, बहुत पूछता है। और भाग पूछता है तो 17 में भाषाओं से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जीके में भी पूछता है, वैसे भी पूछता है, तो इसको तो एकदम याद ही कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित हो जाएगा।
और संविधान के भाग 17 जो हैं भाषा से संबंधित हो जाएंगे और अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा से संबंधित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो संविधान में 14 भाषा है वो कौन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो असमिया हो जाएगा, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक, उसके बाद 15वां भाषा क्या हो जाएगा? 15वां भाषा सिंधी हो जाएगा, सिंधी। और ये इसको कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में। कब जोड़ा गया? 1967 में। ये भी आपको याद ही रखना है। ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल याद रख लेना है। 15वां सिंधी हो जाएगा और 21वें संविधान संशोधन 1967 में। और उसके बाद 16वां, 17वां, 18वां तीनों भाषा जो है इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। और तीनों को 71वें संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया। और इसका ट्रिक तो आप लोग को पता ही होगा, फेमस है। नमक हो जाएगा न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद फिर आ जाओ 19वां, 20वां, 21वां और 22वां भाषा। इसको भी ये भी ट्रिक फेमस है। तो पहली बात तो 19, 20, 21, 22 भाषा जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तो ट्रिक क्या है? बॉडमास जो मैथ वाला बॉडमास होता है, बो से बोडो और ड से डोगरी हो जाएगा, माँ से मैथिली हो जाएगा, स से संथाली हो जाएगा। इस प्रकार आपका 22 के 22 भाषाओं, ट्रिक से भी जहाँ पर ट्रिक की जरूरत थी मैंने ट्रिक भी बता दिया। 22 के 22 भाषाएं आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत मानी जाती है। सभी भाषाओं की जननी किसको माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। और यहाँ पर हम लोग ये क्रम देखते हैं, ये क्रम बहुत पूछता है। यहाँ पर ये क्रम कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले संस्कृत आया, संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद फिर प्राकृत, फिर प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश अब प्राकृत का जो है बिगड़ा हुआ रूप ही जो है अवहट्ट है, यानी कि अपभ्रंश या अवहट्ट इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर सौरसैनी आ जाएगा। और सौरसैनी क्या है? अपभ्रंश का ही भाग है। सौरसैनी अपभ्रंश का ही भाग है। उसके बाद सौरसैनी के बाद हिंदी, यानी पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद फिर अवहट्ट, अवहट्ट के बाद फिर सौरसैनी, सौरसैनी के बाद हिंदी। और यहाँ पे थोड़ा सा याद करने वाला चीज़ है, कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे यहाँ पर पाली जो है भाषा किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो पाली जो है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है और प्राकृत जैन ग्रंथ से संबंधित है। और संस्कृत में भी वैदिक होता है, लौकिक होता है। तो वैदिक वाले में वेद हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रामायण और महाभारत, लौकिक में रामायण और महाभारत। और ये अवहट्ट क्या है? प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है। और सौरसैनी ही अपभ्रंश का ही भाग है। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा याद करते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम ट्रिक से याद करते हैं पाली क्या है? बौद्ध ग्रंथ, यानी बौद्ध यानी बुद्धि है, तभी तो बुद्धि। ठीक, बौद्ध को बुद्धि से कर लो। और उसका प्राकृत यानी जैन ग्रंथ है। प्राकृत यानी कि प्रकृति, हमारी प्रकृति हो जाएगा। प्रकृति से हमें क्या मिलता है? चैन मिलता है। ठीक, चैन मिलता है यानी जैन हो जाएगा। प्रकृति से ही हम चैन में रहते हैं ना, तो चैन से जैन हो जाएगा। ठीक, और वैदिक में वैदिक यानी वह से है, तो वेद व्यास, वेद और उपनिषद हो जाएगा। और लौकिक में लौकिक यानी लोग, लौकिक यानी लोग या क्या देखते हैं? रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी कभी कभी पूछ लेता है। तो संस्कृत में क्या हो जाएगा? वैदिक और लौकिक। तो वैदिक का जो है सन क्या है? वैदिक का शुरुआत जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद फिर लौकिक में 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद पाली में 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, यहाँ से ईस्वी शुरू हो जाता है। ठीक, इसलिए ये वाला तो आपको याद ही रखना है। पाली से क्या शुरू हो जाता है? ईस्वी शुरू हो जाता है, और यही सबसे ज़्यादा पूछता भी है। तो पाली क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, और फिर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी हो जाएगा। फिर अपभ्रंश और सौरसैनी दोनों को ले साथ में, तो 500 ईस्वी से 1000 हो जाएगा। और हिंदी क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं लिपि किसे कहते हैं? लिपि यानी कि हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखने का क्रम होता है। उस भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं और उस चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। यानी हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखने का क्रम होता है और उस भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। उस चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो लिपि के प्रकार देख लेते हैं। तो लिपि के प्रकार क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि हो जाएगा, रोमन लिपि हो जाएगा, फारसी लिपि हो जाएगा, बांग्ला लिपि हो जाएगा। तो हमारे देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ये कभी कभी जीके में पूछ लेता है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से।
तो देवनागरी लिपि में क्या क्या हो जाएगा, अपना हिंदी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, गुजराती, मराठी, नेपाली हो जाएगा। ठीक, यानी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली। अपना हिंदी और संस्कृत तो याद ही रखना है। ठीक है दोस्तों, इसको तो बिल्कुल याद ही रखना है। और उसके बाद फिर रोमन में तो रोमन में हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, और फारसी लिपि में उर्दू हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, उर्दी का खेती होता है, उर्दी का जो खेत होता है वहाँ पे हम लोग फारसी से क्या कर रहे हैं, उर्दी का खेत गोड़ रहे हैं ना, फारसी से उर्दी का खेत गोड़ रहे हैं, तो फारसी उर्दू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद हो गया। उसके बाद बांग्ला में बांग्ला, तो ये तो याद ही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण लिपि के चिन्ह, तो चिन्ह कौन कौन से हैं इसको देखते हैं हम लोग। अ से लेके औ तक, यानी अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, यानी कितने स्वर होते हैं टोटल, 11 स्वर। और क से म तक क्या होता है, क से म तक 25 हो जाते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद य, र, ल, व क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। और स, ह 4 हो जाते हैं उसमें या संघर्षी व्यंजन। और छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसको भी ले लें तो 4 हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि के चिन्ह, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लोग पूछते हैं, तो इस पूछने के नज़रिए से भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि लोग कैसे पूछ रहे हैं, उस हिसाब से हमको आंसर देना होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो किसी ने पूछा अ से ज्ञ तक कितने अक्षर या चिन्ह होते हैं, तो हमें कितना बताना है, 49 बताना है, अ से लेके ज्ञ तक। और अ से लेके अह तक कितने अक्षर या चिन्ह होते हैं, तो अ से अह तक तो 13 होते हैं। और पूछेगा कोई क से ज्ञ तक कितने अक्षर या चिन्ह होते हैं, तो 36 होते हैं। और हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कोई पूछेगा तो क्या होता है, अंतिम व्यंजन होता है। ठीक, लोग ज्ञ बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। जब हिंदी वर्णमाला का अंतिम चिन्ह पूछेगा तब हमको ज्ञ बताना है, लेकिन अगर अंतिम व्यंजन पूछेगा तब हमको है बताना है। ठीक, और ये क्वेश्चन ये वाला पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन क्या है, तो हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन है हो जाएगा। और हिंदी वर्णमाला का अंतिम चिन्ह क्या हो जाएगा, अंतिम चिन्ह ज्ञ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो पूछेगा, यदि पूछेगा कितने व्यंजन होते हैं, यदि व्यंजन पूछा तो 33 होते हैं। और यदि पूछा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर बताना है। 13 स्वर कभी नहीं बताना है। 13 हमें तभी बताना है जब अ से अहाँ तक पूछेगा तब, और वैसे पूछेगा कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, और यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने वर्ण और यहाँ पर कुल कितने वर्ण। ठीक, इसको ध्यान देना है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो लोग अक्सर जो है 52 मार के चले जाते हैं, और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमें 52 तब मारना है जब कुल भी लिखा हो, यानी कुल कितने वर्ण पूछेगा, यानी टोटल कुल कितने वर्ण होते हैं, तब 52 हो जाएगा। और फिर पूछेगा कितने वर्ण, तो 44 वर्ण लगाना है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम ध्यान दे के बता रहे हैं कि इसको ध्यान रख लेना। अगर पूछेगा कितने वर्ण होते हैं तो 44, और कुल कितने वर्ण होते हैं तब 52। यदि ऑप्शन में 52 नहीं है तो 44 मार दो, और यदि 44 नहीं है तो 52 मार दो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये इसको कुल और कितना ये ध्यान देना है। ठीक है, तो हिंदी की मानक लिपि क्या है, देवनागरी है, ये तो सबको पता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब भाषा के मुख्य अंग, भाषा के मुख्य अंग क्या हैं, भाषा के मुख्य अंग ध्वनि हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे, वाक्य हो जाएंगे। आइए हम लोग इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो। अभी हम लोग तो बेसिक, अभी तो सिर्फ सामान्य भाषा की जानकारी ले रहे हैं, अभी तो हम लोग वर्णमाला में घुसे भी नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जब वर्णमाला में घुसेंगे तो ऐसा ऐसा ट्रिक आपको बताया जाएगा ना, आप लोग खुद सोचोगे कि यार कि क्या ट्रिक बताए हैं सर, और एकदम बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाएगा। अभी तक तो मैंने जो भी पढ़ाया है वो तो बस नॉलेज की दृष्टि से, और एग्जाम में बहुत न के बराबर पूछेगा। अभी जब हिंदी वर्णमाला चालू होगा तो असली क्वेश्चन तो वहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, मत छोड़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे कहने पर आप लोग सिर्फ एक वीडियो ही मेरा देख लीजिए, खुद आपको यकीन हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ पढ़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाषा के मुख्य अंग, तो ध्वनि की परिभाषा हम लोग देखते हैं। मुख्य से निश्रित, निश्रित का मतलब होता है निकली हुई, और हवा का वह स्फोट, स्फोट मतलब उच्चारण, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, यानी जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे ध्वनि कहते हैं। यानी जो मुख से निकल रहा है, यानी जो हम लोग बोल रहे हैं क्या है, ये ध्वनि है, इसका हम लोग खंडन थोड़ी ना कर सकते हैं। जो बोल रहे हैं क्या इसको तुम काट सकते हो, नहीं काट सकते ना, खंड नहीं कर सकते। तो इसलिए मुख से निश्रित निकली हुई हवा का वह स्फोट या उच्चारण जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे ध्वनि कहते हैं। यानी जो भी आप लोग सुन पा रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं वो आप लोग ध्वनि सुन पा रहे हैं, तो ध्वनि हो जाएगा। और अक्षर किसे कहते हैं, जिसे नष्ट न किया जा सके। और अक्षर क्या होता है, मौखिक इकाई है। ठीक, अक्षर को कभी लिखित इकाई नहीं समझना, अक्षर को हमेशा मौखिक इकाई समझना है। और अक्षर का ही लिखित रूप जो होता है, और ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। यानी जो हम बोल रहे हैं उसको अगर हम लिख देंगे, लिखित रूप हो जाएगा तो वो वर्ण कहलाएगा। और जिसके खंडन अर्थात टुकड़े ना किया जा सके, और यानी कि वर्ण क्या है? वर्ण का एक अक्षर होता है ना, जैसे क्या हो गया, और इसको क्या आप टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा ना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई पूछेगा तो ध्वनि या वर्ण मारना है, जो भी ऑप्शन में दिख जाए उसको मार दो, ठीक है। और यदि दोनों ऑप्शन में दिखते हैं तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क है, म है और ल है और ल है, तीनों को मिला दें तो कमल हो जाएगा। और ये क्या है? सार्थक है। अगर हम इसको सार्थक, अगर जैसे मान लो हम पहले कर दे मैं क ल, तो मकल हो जाएगा। तो मकल तो ये शब्द नहीं कहलाएगा क्योंकि ये सार्थक नहीं है ना। तो सार्थक समूह यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य में प्रयोग करने पर वह पद कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं पद किसे कहते हैं। लोग कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। जैसे हमने राम लिखा, ठीक, अब राम अकेले है तो शब्द है। खाना लिखा, खाना अकेले है तो शब्द है। अब इसी शब्द को हम वाक्य में डाल दिए, राम खाना खाता है, तो यानी कि अब ये सब सभी शब्द जो है पद कहलाएंगे। राम पद है, खाना पद है, खाता पद है और है भी पद है। और यही चीज़ अगर अकेले है तो वो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य की परिभाषा यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जो शब्द हैं उनके सार्थक समूह को मिला दोगे, जैसे राम है शब्द, खाना है और खाता और है, ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं। और इनके सार्थक समूह को बना दो, मिला दो, तो राम खाना खाता है वाक्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको भी आप लोग को ध्यान देना है, ये पूछता है, ठीक, ये क्रम आपको याद रखना है थोड़ा सा। ये तो हमने कुछ ज़्यादा ही लिखवा दिया, लेकिन इतना नहीं ध्यान देना है आपको। पहले ध्वनि आएगा, ध्वनि से वर्ण बनेगा, वर्ण से फिर शब्द बन जाएगा, शब्द से फिर पद बनता है, पद से फिर पदबंध बनता है, फिर वाक्यांश या उपवाक्य बन जाता है, फिर उसके बाद वाक्य बन जाएगा, फिर अनुच्छेद बनेगा, फिर अनुच्छेद से अध्याय बन जाएगा, अध्याय से रचना हो जाएगा, फिर रचना से फिर ग्रंथ बन जाएगा, ग्रंथ से फिर एक पुस्तक बन जाएगा, पुस्तक से फिर काव्य बन जाएगा, फिर महाकाव्य बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ध्वनि से वर्ण बनता है, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जाके, अभी तक तो हमने हिंदी भाषा का सामान्य परिचय देखा, अब जाके हम लोग का वर्णमाला चैप्टर शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, असली गेम तो अब शुरू होगा, अब मज़ा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला चालू कर दिए हैं, तो वर्णमाला की परिभाषा क्या हो सकती है? तो वर्णमाला की डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। यानी पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित, यानी जो पूर्व निर्धारित हो और निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, लिखित हो और संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह, यानी पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक, यानी कि जो पूर्व निर्धारित हो, जैसे देवनागरी लिपि हो गया, ठीक, तो वहाँ पे चिन्ह क्या है? वो सब पूर्व निर्धारित हैं और निश्चित क्रम में है, जैसे क ख ग घ अंगाठी की निश्चित क्रम में है और लिखित हैं, मौखिक भी नहीं है ना, लिखित हैं। तो यानी ये जो सभी संपूर्ण चिन्ह हो जाएगा पूरा अ से लेकर ज्ञ तक, तो उन्हीं ध्वनि चिन्हों का समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्णमाला हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। वर्णों के भेद कितने हैं? तो वर्णों के भेद यानी कि उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक, उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो चलो दोस्तों हम लोग स्वर देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं? यानी स्वर क्या होता है? वे वर्ण जिनकी उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, उसे स्वर कहते हैं। ठीक, और व्यंजन क्या हो जाएगा? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा क, ठीक, अब क को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं लिख सकते, क्योंकि इस क में क होता है आधा और अ छुपा होता है ना, यानी ये अ क्या है? अ है ना, क को हम बिना अ के बोल ही नहीं सकते। कोई भी बोलो, ख में भी आ जाएगा, ग बोलो ग में भी आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोल ही नहीं सकते। इसलिए व्यंजन का परिभाषा क्या हो जाएगा? कि वे वर्ण जिनकी उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। और जिसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मैंने अ लिखा, अब अ में किसकी सहायता ले रहे हैं? सिर्फ अ के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे ई लिखा, ई के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक, यानी किसी और की सहायता हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो स्वर हो जाएगा। और व्यंजन में हम सहायता लेते हैं तो व्यंजन हो जाएगा। अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं, तथा स्वर के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती है। यानी जो स्वर के सहयोग से उच्चारित होंगे वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। और जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होंगे वो स्वर कहलाएंगे। तो
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, दूसरा परिभाषा है दोस्तों, इसको भी देखते हैं ना, ये दूसरा परिभाषा हो सकता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाद्ययंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना यानी स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए उसे स्वर कहते हैं, तथा स्पर्श करके बाहर निकले तो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम लोग अभी बोलो, जैसे स्वर को बोलोगे ना तो कहीं भी टच नहीं होगा, जैसे अ आ ई उ कहीं नहीं टच हो रहा है, लेकिन अभी आप क ख बोलोगे तो कहीं ना कहीं वाग्यंत्र में कहीं ना कहीं टच होगा। ठीक, वाग्यंत्र यानी कंठ तालु मूर्धा आदि में कहीं ना कहीं टच हो जाए। जैसे क बोलोगे, क देखो दांत, नीचे वाले दांत में टच हो रहा है ना, क दांत के नीचे थोड़ा सा मतलब कंठ में टच हो रहा है ना। क ख ग घ मतलब बिना टच हुए आप बोल ही नहीं पाओगे। तो इस प्रकार इसका मतलब आप लोग खुद से करके ट्राई कर लो। जब आप क ख ग घ बोलोगे तो टच होगा कहीं ना कहीं, और जब स्वर बोलोगे आप अ आ ई तो कहीं नहीं टच होगा। ठीक, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग्यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए तो उसे स्वर कहते हैं, तथा स्पर्श करके बाहर निकले तो व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वाग्यंत्र क्या है? वाग्यंत्र का मतलब होता है वाक धन यंत्र, और वाक का मतलब वाणी होता है। वाक मतलब वाणी और यंत्र मतलब साधन। तो इस प्रकार जो वाणी का साधन यानी वाणी के साधन हो जाएंगे। ठीक, और वाणी के साधन क्या क्या होते हैं? वाणी के साधन हो जाते हैं कंठ तालु मूर्धा आदि ना, ये सब हो जाएंगे ना। दंत ओष्ठ ये सब पढ़े होंगे आप कभी न कभी। तो चलिए दोस्तों विशेष तथ्य देख लेते हैं थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा। अर्थ के आधार पर, अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द, यानी हम हर चीज़ करवा दे रहे हैं, आपको बस पकड़ना है। बहुत ध्यान से जब पेपर आप करिए, सॉल्व करिए, तो वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए कि अर्थ के आधार पर दे रहा है कि सार्थक इकाई दे रहा है कि बस नॉर्मल पूछ रहा है, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाएगा। और हिंदी का मानक समय पूछता है, कभी कभी मानक समय पूछ लेता है, इसको याद रखना है आप लोग को। हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, और भाषा में सबसे ज़्यादा यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अगर पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, तब तो हिंदी हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कहेगा तो भोजपुरी, यानी भोजपुरी जो है वो भाषा नहीं है, भोजपुरी क्या है? बोली है। ठीक, ये याद रखना। यहाँ पर अगर पूछेगा भारत में अगर बोली कहेगा तो भोजपुरी हो जाएगा, भाषा कहेगा तो अपना हिंदी हो जाएगा। ठीक, यानी जो भोजपुरी है वो हमारी कोई भाषा नहीं है, वो क्या है? बोली है। ठीक, तो इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी हो जाएगी, और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी हो जाएगी। अब विश्व स्तर पर भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। विश्व स्तर पर यानी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी नहीं है दोस्तों, ना ही इंग्लिश है। एक चीनी भाषा है, चीनी भाषा मंडारिन है, मंडारिन। ये विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक, और जो अपना अंग्रेजी है ये विश्व में दूसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, और जो अपना हिंदी है वो तीसरे नंबर पर है दोस्तों। यानी अगर विश्व में पूछेगा तो सबसे अधिक तो मंडारिन हो जाएगा चीन का, और दूसरी भाषा इंग्लिश हो जाएगी, और तीसरी भाषा हिंदी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा जो हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक व्यंजन को लिपिबद्ध करने के लिए कोई ना कोई रूप यानी कि मात्रा या चिन्ह निश्चित किया जाता है, जिसे मात्रा कहते हैं। जैसे मान लो ये हमने क्या लिखा, ठीक, और क पे एक लाइन खींच दिया, तो ये जो क के ऊपर लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। और क्या किससे मिलकर बना हो? क्या मिला है, क्या और यानी क्या आधा क्या और ऐसे मिलकर बना है ना, यानी ये जो नीचे वाला है ये हलंत है, इसको हल या हलंत बोलते हैं। और यही जो क्या और ऐसे मिलकर बना है, और ये जो अ है यही क्या है? ये मात्रा है। ठीक, और ये शिरोरेखा किसे कहते हैं? लिपिबद्ध करने के लिए सिर के ऊपर रेखा खींची जाती है, यानी जो हम लोग सिर पर रेखा खींचते हैं उसे लिपिबद्ध करने के लिए खींचते हैं, ताकि थोड़ा लिपिबद्ध हो जाए, अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ यहाँ से असली क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन अब आएगा। तो क्या सीमा तक कितने वर्ण होते हैं? क्या सीमा तक आप लोग गिनेंगे तो 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, क्या सीमा तक 25 वर्ण होते हैं, और ये 25 वर्ण को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, और हम इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको हम ट्रिक से बताएंगे, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी कन्फ्यूजन ये होता है ना कि जैसे कि स्पर्शी व्यंजन है कि स्पर्श संघर्षी है, कि स्पर्श व्यंजन है कि उसमें व्यंजन है कि संघर्षी व्यंजन है। कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा होता है ना इसमें कि लोग मतलब गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ पर हम कन्फ्यूजन दूर करते हैं मज़ेदार ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 25
जो होते हैं स्पर्श व्यंजन है, इसको तो हमको याद रखना है। ठीक, ये पहला वाला याद रख लेना है, उसके बाद ट्रिक काम करेगा। यानी जो 25 होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, और 25 में जो है क वर्ग का 4 अक्षर, ट वर्ग का 4 अक्षर, त वर्ग का 4 अक्षर, प वर्ग का 4 अक्षर। ठीक, यानी कि क वर्ग का 4 अक्षर, यानी कि 4 चौक 16, यानी 16 क्या हो जाएंगे, स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। और उसके बाद इसमें च छ ज झ 4 हो जाएंगे, स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। ठीक, स्पर्श संघर्षी। और जो 5 जो पंचम वर्ण है, ये 5 पंचम वर्ण इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तो सबको याद है, 5 पंचम वर्ण सबको याद है। ठीक, इसको नहीं याद कराएंगे। 5 जो होते हैं पंचम वर्ग होते हैं, ये सबको याद है, ये दोनों याद कराते हैं। कैसे याद कराएंगे देखो। तो सबसे पहले देखो, इस मात्राओं को आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, पहले ऊपर क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक, और स्पर्श व्यंजन से यहाँ पर क्या हो गया, स्पर्शी व्यंजन, यानी कि हमने एक मात्रा लगाया स्पर्श में, बस ई का मात्रा लगा दिया, यानी कि इसको लड़की बना दिया मैंने। स्पर्श व्यंजन यानी जो 25 था वो स्पर्श व्यंजन यानी लड़का था, और मैंने एक मात्रा लगा के स्पर्शी यानी लड़की बना दिया। ठीक, और लड़की बना दिया, तो अब इसमें मान लो अभी हम कुछ पल के लिए हम ये याद रखते हैं कि च छ ज झ भी इसी में शामिल है। ठीक, इसी में शामिल है, तो स्पर्शी व्यंजन हो गया, और यहाँ पर स्पर्श संघर्षी हो गया। तो आप लोग ध्यान से देखो, च छ ज झ थोड़ा गंधैली टाइप के लग रहे हैं। ठीक है, आप लोग को अन्यथा में नहीं लेना है, बस हंसी मजाक के तौर पे याद करा रहे हैं। जैसे च छ ज झ गंधैली टाइप का लग रहा है, जैसे देखो च छ छी छी, ठीक, छी छी टाइप का नहीं लग रहा है, जैसे गंधैली टाइप के हों। यानी हमने सबसे पहले लड़के से लड़की बना दिया, यानी कि स्पर्श व्यंजन था तो स्पर्शी बना दिया। ठीक, बस कुछ नहीं चेंज किया, बस एक मात्रा लगा दिया, स्पर्शी व्यंजन बना दिया। ठीक, और जैसे ही लड़की बना, और इस लड़की के ग्रुप में एक गंधैली वाली भी ग्रुप है। ठीक, यानी अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये गंधैली वाली ग्रुप भी है। ठीक, गंधैली वाली भी ग्रुप है, तो ये बहुत गंधैली यानी च छ ज झ छी छी। तो क्या हुआ कि बाकी चारों ग्रुप जो है साफ सुथरे वाले हैं, यानी लड़कियां जो हैं थोड़ा साफ सुथरी होती भी हैं और गंधैली को मतलब दूर करती है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो गंधैली वाली थी तो इसको अपने ग्रुप से निकाल दिया। ठीक, इसको अपने ग्रुप से निकाल के इधर कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक, तो ये इधर आ गया। ठीक, अपने ग्रुप से निकाल के इसको बाहर कर दिया, क्या बोल दी कि ये मतलब बहुत गंधैली है, इसको हम अपने पास नहीं रख सकते। ठीक, अब क्या होगा दोस्तों, अब इन गंधैली को भाई ग्रुप से अलग तो रहना नहीं है, इनको तो भाई यहाँ पे जाना पड़ेगा ना, इनको तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इनको यहाँ पर जाने के लिए जो है, यानी कि इनको स्पर्श करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गंधैली हैं तो इनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक, यानी इनको जो है यहाँ पर आने के लिए, यानी इनको स्पर्श करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार जो है इनको इस साइड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यानी जो स्पर्शी व्यंजन वाले ग्रुप को स्पर्श करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनका क्या हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। ठीक, स्पर्श संघर्षी, यानी इनको स्पर्श करने के लिए सबसे पहले देखो ट्रिक क्या है, 25 का सीमा तक 25 है, और ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन से मैंने लड़का था लड़की बना के स्पर्शी व्यंजन कर दिया। ठीक, बस कुछ नहीं चेंज किया, स्पर्शी व्यंजन कर दिया। अब जैसे ही लड़कियों का ग्रुप हुआ, गंधैली वाले ग्रुप की इसने निकाल दिया, च छ ज झ छी छी निकाल दिया। ठीक, बाहर कर दिया, और फिर से इनको अपने ग्रुप में जाने के लिए यानी स्पर्श करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक, तब पहुंच पाएंगे ना, क्योंकि ये गंधैली है। इस प्रकार आपको कभी भूलेंगे नहीं। तो ये 4 वर्ग इसमें हो जाएगा 16, और ये 4 इसमें हो जाएंगे, और ये 5 इसमें हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आपको याद हो गया होगा। और उसके बाद आ जाओ दोस्तों, य र ल व, ये 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है, य र ल व 4 अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद स है 4 क्या हो जाएंगे उसमें, संघर्षी व्यंजन। ठीक, अब देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था स्पर्श संघर्षी, और यहाँ पे क्या है, संघर्षी। बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, इसीलिए याद करा है ना। अब जैसे ही संघर्षी व्यंजन आएगा ना, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि वहाँ पे तो स्पर्श करने के लिए संघर्ष कर रहा था ना, कर रही थी लड़कियाँ, जो यानी च छ ज झ स्पर्श करने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो इसलिए स्पर्श संघर्षी वाली च छ ज झ हो जाएंगी, और यहाँ पर संघर्षी वाले जो हो जाएंगे स है। यानी जब आप इनको बोलेंगे ना तो बहुत उस्मा निकलेगा। ठीक, स है, मुंह से बहुत उस्मा निकलेगा। आप लोग बोल के ट्राई करिएगा, बहुत उस्मा निकलेगा। इसलिए उसमें व्यंजन इनको भी उसमें व्यंजन भी बोलते हैं, और इनको बोलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना। स है, यानी कि बहुत जैसे बहुत भारी लग रहा है, एकदम संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार जैसे ही आएगा, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन था, स्पर्श व्यंजन में मैंने ई की मात्रा लगा के लड़की बना दिया, फिर लड़कियों के ग्रुप से वो गंधैली वाले ग्रुप को बाहर कर दिया, फिर वो वाली ग्रुप च छ ज झ वाली उन लोग के ग्रुप में स्पर्श करने के लिए संघर्ष करेंगी, तो स्पर्श संघर्षी हो जाएंगी, और ये सिर्फ संघर्षी व्यंजन हो जाएगा, स है। तो चलिए दोस्तों, कुल वर्णों की संख्या कितना होता है, 52, और कैसे 52 होता है ये हमको देखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11।
ठीक। अब व्यंजन कितने होते हैं? 33, ठीक। और यही स्वर और व्यंजन को मिला के जो 44 होता है, ये वर्णों की संख्या होती है, ठीक। कुल वर्णों की संख्या नहीं है, ये वर्णों की संख्या है। अगर वर्णों की संख्या पूछेगा 44, यही स्वर और व्यंजन को मिला के, ठीक। तो इस प्रकार 44 कैसे आया ये भी आपने देख लिया कि कैसे 44 आया, ठीक। अब 52 कैसे आता है ये देखते हैं। तो 44 तो यहाँ हो गया, और 2 होता है अयोग्य वाह, यानी कि अन और अह, इसे अयोग्य वाह कहते हैं। देखो जब हम लोग स्वर पढ़ रहे थे तो हम लोग 11 स्वर ही पढ़े थे ना, 13 नहीं पढ़े थे, क्योंकि ये अन और अह को बाहर कर दिए थे। यानी ये इनके नाम से ही पता चल रहा है कि अयोग्य वाह है, यानी ये किसी योग्य नहीं है, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। यानी जिन्हें ना तो स्वरों में गिना जाएगा और ना व्यंजनों में गिना जाए, ठीक। तो ये अयोग्य वाह हो जाएंगे। तो 2 ये हो गए, ठीक। और उसके बाद 2 ये हो गए। उसके बाद उच्छिष्ट या ताड़न जात या द्विगुण या द्विपृष्ठ। उच्छिष्ट या ताड़न जात या द्विगुण या द्विपृष्ठ कितने होते हैं? ये भी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ड होता है और ढ होता है, ठीक है। ड ढ 2 ये हो गया। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, जिसको छ त्र ज्ञ स्र, ये 4 होते हैं ना। तो ये चारों संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर तो 4 होते हैं। तो ये चारों छ त्र ज्ञ स्र, ठीक। तो इस प्रकार आप जोड़ेंगे 44 ये, और इधर 2 इधर 2 इधर 4, 44 2 46, 46 2 48, 48 4 52। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि 52 वर्ण, कुल टोटल कितने वर्ण 52 वर्ण कैसे होते हैं ये भी आपने देख लिया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ड ढ के नीचे बिंदी नहीं लगने पर तत्सम या संस्कृत होते हैं, यानी कि जब ड ढ बिना बिंदी का होगा वो तत्सम या संस्कृत के होंगे, ठीक। लेकिन बिंदी का प्रयोग ड ढ होने पर, यानी कि होने पर तद्भव, यानी कि हिंदी भाषा के होते हैं। और जब बिंदी लग जाता है तो उसको हम ड ढ नहीं पढ़ते दोस्तों, ठीक। जब बिंदी नहीं लगा है तब ड ढ पढ़ेंगे, तब वो तत्सम का होगा। और जैसे ही ड ढ के नीचे बिंदी लग गया तो वो तद्भव रूप हो गया, हिंदी का हो गया। और उसे तब हम ड ढ नहीं पढ़ेंगे, तब उसको पढ़ेंगे अड 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 अड, यानी उच्छिप्त। उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, ठीक। देखो आप पढ़ोगे जब ड ढ को, जब हिंदी वाला तद्भव रूप पढ़ोगे अड अड, यानी ऐसा लग रहा है कि फेंक रहा है ना, अड 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 अड, जैसे जैसे लग रहा है कि फेंक रहा है, ठीक। तो उच्छिप्त मतलब फेंका हुआ, इसीलिए इसको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह हमें तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। यकीन मानो दोस्तों, इससे बाहर बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम दो आप, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चाहे यूपीएसआई हो, और यूपीएसआई वनडे के लिए तो एकदम बेस्ट वीडियो रहेगा वर्णमाला का। जब आपको हम 300 क्वेश्चन का एमसीक्यू कराएंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि हम टारगेट किए हैं कि एक ही वीडियो में पूरा वर्णमाला खत्म कर दें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्ताक्षर किससे मिलकर बना है? ठीक, संयुक्त अक्षर जो है छ है, छ क और स से मिलकर बना है। त्र है त और र से, देखो छ में क स, त्र त र, और ज्ञ मतलब ज य, और स्र यानी स र, यानी देखो स्र में स र मिल रहा है ना, ऐसे अपने से निकाल लोगे। और ज्ञ में देखो ज्ञ यानी ज य, और त्र में यानी त र त्र तर, और क से बस यही वाला थोड़ा सा बन नहीं रहा है, बाकी तीनों देखो बन रहा है। त्र में तर, ज्ञ में ज, और स्र में सर, और इसको छ में क सर। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत पूछता है दोस्तों, ठीक, ये बिल्कुल याद रखना है। और संस्कृत में स्वरों की संख्या, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितना होता है? 13 होता है ना, और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होता है, ठीक। और संस्कृत में पूछेगा तो 13 होता है। 13 कैसे होता है? 11 स्वर होते ही हैं, और एक री होता है और एक री होता है, ठीक। तो इस प्रकार 13 स्वर हो जाते हैं संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रत्येक स्वर या व्यंजन वर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ण स्वर या व्यंजन नहीं हो सकता, ठीक। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये वर्ण वाला गोला हो गया, ठीक, ये वर्ण वाला गोला हो गया, और ये व्यंजन वाला हो गया, और ये स्वर वाला हो गया, ठीक। जैसे हमने बोला प्रत्येक स्वर, मान लो हमने स्वर को पहले पकड़ा, ठीक, तो प्रत्येक स्वर जो है वर्ण हो सकते हैं, यानी स्वर जो है वर्ण के अंदर है तो प्रत्येक स्वर वर्ण हो जाएंगे, लेकिन प्रत्येक वर्ण स्वर नहीं हो सकते, यानी प्रत्येक वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ण जो है स्वर नहीं हो सकते ना। इसी प्रकार व्यंजन को पकड़ते हैं, यानी प्रत्येक व्यंजन, यानी प्रत्येक व्यंजन, ठीक, प्रत्येक व्यंजन जो है वर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वर्ण के अंदर है, ठीक, वर्ण हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ण, यानी कि ये वाला वर्ण, ये वाला वर्ण, ये वाला वर्ण, व्यंजन तो नहीं हो सकते ना। इस प्रकार, इसलिए इसको याद ध्यान देना है, समझना है, बस समझ लो, बाकी ये आता नहीं है, बस समझने के लिए। तो स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं दोस्तों। अब ट्रिक का जलवा आपसे शुरू होगा, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? 5 भागों में। कभी कभी यही पूछ लेता है, स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, या 5 कितने भेद, स्वरों का वर्गीकरण कितने भेद है ना। तो हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। तो ऐसे ही हमें
हिंदी में भी स्वरों का जब वर्गीकरण यानी भेद पूछेगा तो बस इंग्लिश वाला ही 5 यहाँ पे भी चिपका देना है, ठीक। ये ट्रिक है, बस उसी से लिंक करना है बस एक दूसरे को, ठीक। अब देखो, उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर यानी हिंदी व्याकरण के आधार पर 2 लघु स्वर और दीर्घ स्वर, और संस्कृत व्याकरण के अनुसार लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। यानी हमें संस्कृत व्याकरण के आधार पर नहीं देखना, ठीक, बस हमने बता दिया है, हमें हिंदी से मतलब है। तो उच्चारण अवधि के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक, कि लघु स्वर और दीर्घ स्वर। यानी आप कैसे याद रखोगे? उच्चारण अवधि के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक। तो देखो, एक सीधा सा सिंपल है, लघु होता है, दीर्घ होता है, और इसके अलावा क्या ही हो सकता है। और प्लुत होता है, प्लुत तो संस्कृत में ही हो जाता है, ठीक। इस तरीके से आपको याद ही हो जाएगा, लघु होता है, दीर्घ होता है, सिंपल है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर, तो ओष्ठाकृति के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। अब इसको हम ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। ओठ यानी कि होठ, होठ हमारे कितने होते हैं? एक ऊपर वाला होठ होता है, एक नीचे वाला, यानी 2 होठ होते हैं, इसलिए 2 भाग, ठीक। तो यानी वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर। और जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इसको कैसे याद करेंगे? जीभ, मान लो ये मेरा जीभ हो गया, ठीक, ये जीभ हो गया, तो ये अग्र हो गया, ये पश्च हो गया, ये मध्य, यानी 3 भाग में डिवाइड कर दो, अग्र पश्च मध्य, इस तरीके से ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर 4 होता है, ठीक, मुखाकृति के आधार पर 4 होता है। संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, ठीक। तो मुखाकृति इसको कैसे याद रखेंगे कि 4 होता है? तो मुखाकृति में देखो 1 2 3 4 वर्ण है ना, इस प्रकार से 4 वर्ण है, तो 4 इसके 4 भेद होते हैं, ठीक। संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, ठीक। इसको भी ट्रिक से याद हो गया। उसके बाद नासिका के आधार पर तो 2 ही होते हैं, एक तो निर्नुनासिक हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ट्रिक भी अच्छा लग रहा होगा। धीरे धीरे अभी और इससे भी बेहतरीन ट्रिक आएंगे दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर सबसे पहला हम लोग अब व्याख्या देखते हैं। उच्चारण अवधि के आधार पर कितने होते हैं? जैसा कि लघु स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अवधि मतलब क्या होता है? समय सीमा होता है ना। और इस वाले अवधि यानी जो बड़ी की मात्रा होती है, उसका मतलब भाषा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लघु स्वर देखते हैं। लघु स्वर किसे कहते हैं? ठीक, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, ठीक। और यहाँ पर याद कैसे रखेंगे? लघु मतलब कम या एक मात्रा, वैसे भी ठीक, लघु मतलब कम या एक मात्रा होता है। तो इस प्रकार वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, ठीक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि लघु स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। आप लोग खुद अपने से देख लो कि अ होता है, फिर ई होता है, फिर उ होता है, री होता है, यही लघु स्वर हैं, बाकी कोई लघु स्वर नहीं, सब दीर्घ हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि इन्हें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक। एक मात्रा का समय लगता है और ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक, और मूल स्वर कहते हैं, ये पूछता है, ठीक। तो वो लघु स्वर तो सबको याद रहता है, ठीक। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर। तो मूल स्वर क्या हो जाएगा? हिंदी यानी कि मूल स्वर, यानी इन्हीं 4 स्वरों की सहायता से बाकी के स्वर बनते हैं, इसलिए इसे मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं, ठीक। और दीर्घ स्वर में आ जाओ दोस्तों। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता हो, ठीक, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, यानी कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं? जब 4 लघु स्वर हो जाएंगे तो 7 जो हैं दीर्घ स्वर बचेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सजातीय स्वर हो जाएगा और विजातीय स्वर हो जाएगा। आ, ई, उ सजातीय स्वर, और ए, ओ, औ ये क्या हो जाएंगे? विजातीय स्वर हो जाएंगे ना। यानी कि शुरू के 3 क्या है? सजातीय स्वर हैं। और क्यों सजातीय स्वर हैं? क्यों सजातीय स्वर है? समान जाति के स्वर से मिलकर बनते हैं, जैसे अ और अ मिलकर आ बन गया, ठीक। और विजातीय स्वर क्यों है? विपरीत जाति के स्वर से मिलकर बनते हैं, जैसे कि अ या आ प्लस ई या ई, यानी कि ये विपरीत जाति हो गया ना, ये विपरीत जाति हो गए, ये विपरीत जाति हो गए, विपरीत जाति हो गए। और यहाँ पर देखो अ है, समान जाति है, इसलिए ये समान जाति के स्वर से मिलते हैं, इसलिए सजातीय स्वर, और विपरीत जाति से मिलते हैं, इसलिए विजातीय स्वर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओष्ठाकृति के आधार पर, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है बाहर से। तो दोस्तों इस वजह से हमको वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए पार्ट 2 बनाएंगे। तो रात में वीडियो बनाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, भी बहुत ज़्यादा बाहर से आवाज़ आ रही है, इसलिए बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप लोग को सुनाई भी नहीं देगा सही से, इसलिए हम वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस चैप्टर को,
ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जो है एक ही वीडियो में नहीं कंप्लीट कर पाए दोस्तों, इसलिए क्षमा चाहते हैं। एक वीडियो और आएगा इसका, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो। और पूरा हम कंप्लीट हिंदी पढ़ाएंगे दोस्तों, और बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाएंगे, मज़ेदार ट्रिक के साथ। और एक भी क्वेश्चन ऐसा आप हिंदी, अगर यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको एकदम बिल्कुल अगर 40 क्वेश्चन आ रहा है तो 40 में 40 आएगा आपका, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद मैं एमसीक्यू भी पढ़ाऊँगा दोस्तों। और एक एक चैप्टर का थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद उस चैप्टर से करीब 200 से 300 क्वेश्चन हम एमसीक्यू भी लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो टारगेट है 3 महीने का टारगेट है। 3 महीने में हम जो है पूरा हिंदी व्याकरण आपके जहन में, आपके दिमाग में एकदम धंसा देंगे। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और एकदम आप हिंदी के लिए बेफिक्र हो जाइए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। साथ में मिलकर पढ़ते हैं दोस्तों, आप भी सपोर्ट करेंगे तो हम और भी अच्छा कंटेंट लाएंगे, और भी अच्छा नोट्स बनाएंगे। और आपको नोट्स भी दिया जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। पूरा नोट्स हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में आपको सारा का सारा नोट्स देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों आज। कल इसका पार्ट 2 आएगा, उसके बाद फिर तीसरा वीडियो, फिर एमसीक्यू पे रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।